नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खास खबरों की ओर। यूपी विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन को संबोधित किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। हम लोगों ने युवा सशक्तिकरण के लिए भी युवा कल्याण विभाग के माध्यम से पहले से युवा कल्याण विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हमने 96,000 से अधिक युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाए हैं। अब ग्रामीण लीग के मैच भी प्रारंभ हो गए हैं। विधायक खेलकूद प्रतियोगिता, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के साथ साथ अन्य स्टेडियम के निर्माण के कार्यक्रम, ये सभी चीजें तेजी के साथ प्रदेश के अंदर आगे बढ़ी हैं और पर्याप्त धनराशि इसके साथ हम लोग जोड़ रहे हैं। ये सभी कार्यक्रम प्रदेश के अंदर आज आगे बढ़े हैं। प्रदेश के अंदर हर एक सेक्टर में आज उत्तर प्रदेश मजबूती के साथ आगे बढ़ा है और उसी का परिणाम है कि जब हम लोग जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने की बात करते हैं और 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी रेखा से ऊपर उठाने की बात करते हैं, तो आप इस बात को कहते हैं। पिछली बार आपने फिर प्रश्न किया था कि क्या इनकी सुविधाएं बंद हो जाएंगी। सुविधाएं बंद नहीं होंगी, लेकिन वह व्यक्ति आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन का जीवन जी रहा है। इस सरकार के लिए भी, हर उत्तर प्रदेशवासी के लिए गौरव की बात है और इसको डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में मदद की है। आज हम लोग इस दिशा में प्रयास हुए हैं और वह कार्य आज प्रदेश के अंदर हो रहा है। श्रम और सेवायोजन विभाग के माध्यम से जो इंस्पेक्टर राज के स्थान पर आज यह विभाग फैसिलिटेटर कार्य संस्कृति के रूप में काम कर रहा है। आपके यहां तो तमाम प्रकार से उनको इंडस्ट्री को परेशान किया जाता था, हतोत्साहित किया जाता था। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और श्रमिकों के लिए ईज ऑफ क्वालिटी लिविंग की व्यवस्था की दिशा में सरकार ने कार्य प्रारंभ किया। परिणाम क्या है? कारखानों की संख्या प्रदेश के अंदर पहले की तुलना में इन 9 वर्षों के अंदर दुगने से अधिक, यानी जो 14,000 की संख्या थी, आज वो बढ़कर के 31,000 से अधिक कारखाने उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़े हैं। और पिछले 2 वर्ष में पूरे देश के अंदर कारखाने स्थापित करने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, जिसने सर्वाधिक कारखाने प्रदेश के अंदर स्थापित किए हैं। और प्रदेश इस दिशा में काफी अच्छा कार्य इस दिशा में प्रदेश ने किए हैं। तमाम अन्य, मैंने अटल आवासीय विद्यालय के बारे में विस्तार से उस दिन यहां पे कहा था और मैं एम्प्लॉयमेंट जोन के बारे में पहले से इस बारे में कह चुका हूं। पंचायती राज विभाग के माध्यम से भी प्रदेश ने काफी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है और ये पंचायती राज विभाग के माध्यम से जो निर्वाचित महिलाएं हैं उनकी काफी अच्छा प्रतिशत उत्तर प्रदेश के अंदर है। इसमें भी उत्तर प्रदेश ने 38,501 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। ग्रामीण क्षेत्र में आपने जब इसकी बात की थी तो मैंने विकसित भारत जी राम जी की बात आपको पहले बताई थी, लेकिन लखपति दीदी योजना के साथ ही वीसी सखी और अन्य स्कीम के माध्यम से, वीसी सखी की स्कीम यह कोविड कालखंड में हम लोगों ने प्रारंभ की थी। आज प्रदेश के अंदर जो वीसी सखी काम कर रही हैं, 40,000 करोड़ रुपए से अधिक का इनके द्वारा लेन देन किया गया है, बैंकों में किया गया और बैंकों से जिनको कमीशन मिला है वह 109 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभांश भी इन्होंने उसके माध्यम से कमाया है। विद्युत सखी के रूप में काम करने वाली जो सखियां हैं, महिलाएं हैं, उन्होंने 2,867 करोड़ रुपए का और महिला स्वयंसेवी समूह के रूप में 204 टीएचआर प्लांट इस पर भी काम कर रहे हैं और 2,000 से अधिक प्रेरणा कैंटीन कैफे भी प्रदेश के अंदर संचालित हो रही हैं। हमारी जो आगामी योजनाएं हैं उसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि उत्तर प्रदेश महिला उद्यमी के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हम 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था इसके माध्यम से करने जा रहे हैं। और इस बजट में हम लोगों ने प्लेनी मिल्क प्रोड्यूसर की तर्ज पर हमने गत वर्ष 5 ऐसे मिल्क प्रोड्यूसर स्थापित करने की कार्रवाई प्रारंभ की थी। इस बार 2 नए मिल्क प्रोड्यूसर हम एक प्रयागराज में और एक लखनऊ में गठन की कार्रवाई को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, जिसके लिए धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने इस बजट में की है और उस बजट के इसके माध्यम से यह कार्य आगे बढ़ा है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के नाथनपुर गांव में 6,839 करोड़ की लागत से वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम सेकंड का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत 17 राज्यों के करीब 2000 सीमा गांवों में सड़क, बिजली, शिक्षा, रोजगार और दूरसंचार जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस मौके पर असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा और अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सीमा के गांव अब आखिरी गांव नहीं बल्कि पहले गांव बनेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि असम में विकास की नई धारा बह रही है और वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम सेकंड से सीमा क्षेत्रों का समग्र विकास होगा, जिससे असम देश के विकसित राज्यों में अपनी पहचान बनाएगा। तो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम सेकंड की शुरुआत की गई है। अमित शाह की ओर से इसका शुभारंभ किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसका आज शुभारंभ किया। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा इस दौरान मौजूद रहे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है और जो भी पिछड़े इलाके हैं उनको इस योजना के तहत विकसित बनाया जाएगा। यही सरकार का लक्ष्य है और इसी लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए आज असम की सरकार भी नजर आए। अमित शाह ने इस योजना का शुभारंभ वहां पर किया और इस दौरान असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। तो आज से वाइब्रेंट विलेजेस सेकंड की शुरुआत हो गई है। इस प्रोग्राम की शुरुआत अमित शाह ने आज की और इसमें तमाम प्रदेश के नेता मौजूद रहे। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। उन्होंने इस योजना के शुभारंभ के लिए सरकार का धन्यवाद भी किया। तो गृह मंत्री अमित शाह ने इस योजना का शुभारंभ किया है और इस योजना के तहत जो भी पिछड़े गांव हैं या फिर जो भी पिछड़े इलाके हैं उनको अग्रणी बनाना इस योजना का लक्ष्य है और उसी के तहत सरकार भी यहां पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। हेमंता सरकार लगातार अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने राज्य के विकास के लिए काम कर रही है और असम में कुछ ही महीनों बाद चुनाव भी है। उसी को लेकर उससे पहले ये बड़ी सौगात असम वासियों को दी गई है सरकार की तरफ से। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से इस प्रोग्राम का शुभारंभ आज किया गया है। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम सेकंड का शुभारंभ अमित शाह ने किया। इस दौरान तमाम राज्य के मंत्री मौजूद रहे। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा भी इसमें पहुंचे थे। तो सरकार की प्रशंसा करते हुए वो नजर आए। एक बड़ी सौगात असम को आज अमित शाह की तरफ से दी गई है। तो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम सेकंड का शुभारंभ आज अमित शाह ने किया है। असम वासियों को बड़ी सौगात आज मिली है और इस अवसर पर सभी प्रदेशवासी काफी खुश भी नजर आए और आज असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा भी यहां पर पहुंचे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के नाथनपुर गांव में इसका शुभारंभ किया है। तो करोड़ों की लागत से इस परियोजना की शुरुआत आज की गई है। तो प्रोग्राम सेकंड का शुभारंभ आज किया गया है। इस योजना के तहत 17 राज्यों के करीब 2000 सीमा गांवों से सड़क, बिजली, शिक्षा, रोजगार और दूरसंचार जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी इन गांवों में। इस मौके पर असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा यहां पर मौजूद रहे और गणमान्य नागरिक भी इस दौरान इस प्रोग्राम में मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सीमा के गांव अब आखिरी गांव नहीं बल्कि पहले गांव बनेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि असम में विकास की नई धारा बह रही है और वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम सेकंड से सीमा क्षेत्रों का समग्र विकास होगा, जिससे असम देश के विकसित राज्यों में अपनी पहचान बनाएगा। तो असम को विकसित राज्य बनाने की दिशा में ये बड़ा कदम सरकार की ओर से लिया गया है और उसी के तहत इस प्रोग्राम का शुभारंभ आज अमित शाह ने किया। जो भी सीमा के आसपास गांव हैं उनको विकसित करना इस योजना का लक्ष्य है और उसी के तहत आज इस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड का शुभारंभ किया गया है।
तो सीमा क्षेत्रों में जो भी गांव हैं उन्हें अंतिम गांव नहीं बल्कि पहला गांव पुकारा जाएगा और यही पीएम मोदी का लक्ष्य है ताकि उन्हें भी विकसित किया जा सके। कोई भी छोटा से छोटा गांव आगे बढ़कर विकसित हो, यही सरकार का लक्ष्य है। त्रिपुरा के अगरतला में राज्य भाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। पूर्वोत्तर और उत्तरी क्षेत्र के क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन के इस कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित त्रिपुरा राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान माणिक शाह जी, गृह मंत्रालय में मेरे साथी मंत्री श्री बंडी संजय कुमार जी, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा में मेरे साथी श्री विप्लव कुमार देव जी, श्री राजीव भट्टाचार्य, संसद सदस्य राज्यसभा, श्रीमती महारानी कृति सिंह देव बर्मन जी, सांसद लोकसभा, प्रोफेसर मिलन रानी जमातिया जी, अध्यक्ष हिंदी विभाग त्रिपुरा विश्वविद्यालय, डॉक्टर बीपी फिलिप जी, अध्यक्ष नागरी लिपि परिषद नागालैंड, श्रीमती अंशुली आर्या, सचिव राजभाषा विभाग और उपस्थित सभी राजभाषा प्रेमी, हिंदी प्रेमी भाइयों बहनों का स्वागत करता हूं। नमस्कार। सबसे पहले त्रिपुरा की इस महान भूमि पर आकर मैं मां त्रिपुरा सुंदरी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। त्रिपुरा सुंदरी का ये मंदिर न जाने कितने सालों से न केवल त्रिपुरा, न केवल नॉर्थ ईस्ट, देश भर के यात्रिकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। और मुझे आज इस सम्मेलन में कहने में कोई दिक्कत नहीं है, जब जब मेरे जीवन में संकट आया, मुझे लड़ने की प्रेरणा यही त्रिपुरा सुंदरी मंदिर ने दी। मैं फिर से एक बार मां त्रिपुरा सुंदरी के चरणों में प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, यहां पर ढेर सारे राजभाषा का महत्व समझने वाले उत्तरी क्षेत्र के, पूर्वोत्तर के और पूर्वी क्षेत्र के ढेर सारे महानुभाव यहां पर उपस्थित हैं। मैं आज इस सम्मेलन में श्री शिवाजी महाराज ने स्वराज का आंदोलन शुरू किया था, उस वक्त को याद करना चाहता हूं, जब पूरा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। किसी में हिम्मत नहीं थी मुगलों की ताकत को इसके सामने खड़ा होने। उस वक्त 16 वर्ष के एक युवा शिवाजी ने एक मंदिर में प्रतिज्ञा करी कि इस देश को मैं आजाद करूंगा, स्वराज की स्थापना करूंगा। जब आगे चलकर छत्रपति के रूप में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और हिंदवी स्वराज की स्थापना हुई, तब कई जगह पे उल्लेखित है शिवाजी महाराज और गाग भट्ट का संवाद कि स्वराज का मतलब क्या है। स्वराज का मतलब सिर्फ शासन नहीं है। स्वराज का मतलब होता है स्वभाषा, स्वराज और स्वधर्म
ये तीनों मिलकर स्वराज होता है। और आज हमारे संविधान निर्माताओं ने शायद यहीं से प्रेरणा लेकर हिंदी को देश की राजभाषा बनाने का निर्णय किया होगा, जो आज हमें स्व की ओर वापिस ले जाने की एक बहुत बड़ी आंदोलन बनकर हमारे सामने हिंदी उभरी है। मित्रों, कई सालों तक हिंदी के लिए अपप्रचार किया कि हिंदी थोपी जा रही है। अरे भाई, थोपना क्या है? हिंदी और स्थानीय भाषाओं के बीच में कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो एक ही मां की दो बहनें हैं जो एक साथ पनपी बढ़ी और आगे बढ़ी। हिंदी की कभी स्पर्धा बंगाली से नहीं हो सकती, गुजराती से नहीं होती, तमिल, तेलुगु, मलयाली से नहीं हो सकती। ही है हिंदी। और जब हिंदी को बढ़ावा मिलता है तो अपने आप ये सारी भाषाएं मजबूत होती है, सारी भाषाओं को ताकत मिलती। मगर मुझे आनंद है कि ये 10 साल में ये अपप्रचार ने बिल्कुल अपना स्थान देश में खो लिया है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश स्वभाषा सीखकर, स्वभाषा अपनाकर आगे बढ़ने का संकल्प लेकर आज मजबूती के साथ खड़ा है। ये भी अपप्रचार हुआ कि अपनी भाषाओं का बढ़ावा देंगे तो हम विकास से दूर हो जाएंगे, अनुसंधान से दूर हो जाएंगे, विश्व में अलग थलग पड़ जाएंगे। जो ये लोग कहते हैं उनको मैं पूछना चाहता हूं, जर्मनी हो या जापान, कोरिया हो या फ्रांस, रसिया हो या चीन, इस सभी भाषाओं में पढ़ाई लिखाई से लेकर रोजिंदे व्यवहार तक और अनुसंधान तक सारा ज्ञान अपनी अपनी भाषा में ही समाहित किया और अपनी भाषा में अपने देश को चलाया। और ये सारे देश विश्व के विकसित देशों की गिनती में। कोई भी देश की अपनी भाषा उसको विकास से महरूम नहीं रख सकते, विकास से दूर नहीं ले जा सकते। जो भी देश अपनी भाषा में अपना व्यवहार करता है उसका विकास अधिक होता है। तो वहीं दिल्ली में आधिकारिक प्रवक्ता ने साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाएंगे। So first, Huma, to your question. Look, on both Russian oil and on Venezuela oil, we have issued statements. We have made our position very clear. So I would once again request you to look at what we have said in the last few weeks on both these subjects. On Venezuela, we had said that, you know, if it is commercially viable, then we can explore buying oil from Venezuela. Sorry? We clarified our position on Venezuela oil as also on the other question that you asked. So our position remains the same. Ishi, on your question regarding our ties with Afghanistan, you know where we are in our relations with Afghanistan, and you also know where we are in our relations with Pakistan. So I will leave it at that. The real problem in our ties with Pakistan, as you know, is cross-border terrorism that needs to be addressed. Siddhant, to your question, let me say that you all may be aware that the issue that you referred to, the statement that you referred to, it was not a negotiated document, which is usually the case in the United States, which is usually the case in the United Nations. Our position on this particular issue was recently expressed in the India-Arab League Ministerial Joint Statement, and which is as follows. I am going to read it out for you. Both sides reaffirmed their commitment to achieving a just, comprehensive and lasting peace in the Middle East.
according to international law, relevant UN resolutions and the Arab Peace Initiative. They called for a sovereign, independent and viable state of Palestine based on 1967 borders, living side by side in peace with Israel. Both parties supported the practice of inalienable rights of the Palestinian people. Now, this is what I've given you is what was agreed upon in and is mentioned in the Delhi Declaration of the India Arab League ministerial meeting, that joint statement that was issued on the occasion of the ministerial meeting. In consonance with our position, in consonance with it, we have associated ourselves with the initiative, keeping in mind the concerns addressed by the statement. Let me also point out that a number of countries have similarly associated themselves with it after the statement was issued. So that is where we are on your particular issue. इस मुद्दे पर हमारा नजरिया हाल ही में तो आपको शायद जानकारी होगी कि यह कोई आपसी सहमति से तैयार किया हुआ डॉक्यूमेंट नहीं था, जैसा कि होता है यूनाइटेड नेशंस में आमतौर पर, संयुक्त राष्ट्र में इस प्रकार जो भी कोई जॉइंट स्टेटमेंट होता है या रेजोल्यूशन होता है तो सहमति बनती है, नेगोशिएट होता है। उस प्रकार का ये डॉक्यूमेंट नहीं था। इस मुद्दे पर हमारा नजरिया हाल ही में भारत अरब लीग के साझा बयान यानी कि जॉइंट स्टेटमेंट में साफ किया गया था। एक बार फिर से दोनों पक्षों ने, मैं उस जॉइंट स्टेटमेंट की जो पैराग्राफ है उसको मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। दोनों पक्षों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून, प्रासंगिक संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों तथा अरब शांति पहल के अनुरूप मध्य पूर्व में न्यायसंगत, व्यापक और स्थायी शांति स्थापित करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की। उन्होंने 1967 यानी कि 1969 की सीमाओं के आधार पर एक संप्रभु, स्वतंत्र और व्यवहार्य यानी कि वायबल फिलिस्तीन राज्य की स्थापना का आह्वान किया, जो इजराइल के साथ शांति से दोनों रह सके। दोनों पक्षों ने फिलिस्तीनी जनता के अविच्छिन्न अधिकारों का समर्थन किया। इस बयान के अनुरूप, ये हमारा बयान उसमें जो स्टेटमेंट था उसमें था, इस बयान के अनुरूप और इसमें इंगित मुद्दों को ध्यान में रखकर हमने खुद को इस पहल से जोड़ा यानी कि इनिशिएटिव को जोड़ा है। मैं यह भी स्पष्ट कर दूं कि बयान जारी होने के बाद कई अन्य देश भी इस तरह इससे जुड़े हैं। शैलेंद्र, जो भारत मंडपम के बारे में आप जो बात कहा कि शायद वहां कोई प्रदर्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उसको बेहतर आपको जवाब दे पाएंगे इस मुद्दे पर। मेरे पास जानकारी नहीं है इसकी। प्रणय, बोर्ड ऑफ पीस, लेट मी tell you that India attended the Board of Peace meeting in Washington DC on 19th, that was yesterday, on 19th February, as an observer. India has supported the Gaza Peace Plan initiative of President Trump and the efforts that are underway due to UN Security Council Resolution 2803. So 2803. UN Security Council Resolution 2803. On the other part of your question, on that the Ministry of Defence has already given the. खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।